अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक बार फिर से आईनी तरमीमी इस्लाहात कहें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स कहें या बिलावल ज़रदारी के बच्चे जमहूरियत सियासत कहें। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है या हालात चल रहे हैं उसमें एक ही पॉलिटिकल मोटिव्स है और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो और या दीगर वो जमातें जिनका माजी में या मौजूदा जो सियासी स्टेक है एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कहा जा रहा है, लेकिन इस आईनी तरामीम या आईनी अदालतों के बारे में जो कि बिलावल साहब को ये लॉलीपॉप खिला रहे हैं कि हम आईनी अदालतें बना रहे हैं। आईनी अदालतों के बनाने का मकसद क्या है? उसमें आईनी अदालतें जो होगी वो केसेस सुनेंगे, पॉलिटिकल या आइन से रिलेटेड केसेस। और बिलावल साहब को ये भी बताया गया कि देखिए ना, आईनी अदालतें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ना, आप अगर आईनी अदालतें होते तो शायद भुट्टो को फांसी ना होती। तो बिलावल साहब से किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा शायद, या बिलावल साहब ने खुद कभी ये नहीं सोचा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जिनके इख्तियारात इतने खुले हैं, इतने वाज़ेह है, वही सुप्रीम कोर्ट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को 1 मिनट के अंदर नाअहल कर सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट नवाज़ शरीफ को जो है वो ताहयात नाअहल कर सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट नवाज़ शरीफ को अहल भी कर सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा बरकरार भी रख सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट अ, इतने सालों बाद यानी कि 70s और फिर 2024 में भुट्टो कत्ल केस को जो है वो गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ ट्रायल का कह सकती है। तो यही सुप्रीम कोर्ट फिर अगर आईनी अदालतें आ जाए और उसमें सियासी जमातों के जजेस हो, चूँकि जजेस फिर हुकूमतों की मर्ज़ी होगी। आजकल के जिनका जिस तरह ये लॉ ऑफ़िसर्स की यानी कि स्टेट कौंसल हो या एडवोकेट जनरल हो, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हो, डिप्टी अटॉर्नी जनरल हो, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो जब ग्राउंड पे मौजूद है और इसमें तमाम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है सरकार के खजाने से, तो फिर एक जज की हद तक, क्योंकि जज का वो ओहदा भी बड़ा होता है, उसके से काम भी बड़े-बड़े किए जा सकते हैं। तो फिर तो ज़ाहिर है आईनी अदालतों में भी जज वही होंगे। फिर तो जो सियासी जमात की जजेस की अक्सरियत होगी, वो सियासी जमात उनकी मर्ज़ी होगी कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये जो हालात है, अब बिलावल साहब को शायद समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने उनकी वालिदा का कत्ल किया, जिन लोगों ने उनके मामू का कत्ल किया, जिन लोगों ने उनके नाना का कत्ल किया, जिन लोगों ने उनके वालिद और पोपी को जो है वो जेल में डाला, वालिद साहब तो चलो सियासत के लिए, अपने दाव-पेच के लिए, लेकिन बिलावल को कम से कम ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए थी। बिलावल साहब सिर्फ़ वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी के लिए आज पाकिस्तानी आईन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी आईन के साथ जो है वो मुखालिफ सिमत में खड़े हैं, गलत तरफ खड़े हैं और उसे आशीर्वाद हासिल है अपना ज़रदारी साहब की, क्योंकि उनके वालिद साहब हैं। और उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके नाना को किसने कत्ल किया, आपके नाना को या आपके वालिदा को किसने कत्ल किया, आपके मामू को किसने कत्ल किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आईनी अदालतें हैं। तो बिलावल साहब जिस आईनी अदालतों के हवाले से बात करें, उसकी क्या गारंटी है कि वो आइन के अंदर रहकर फैसले करेंगे, वो किसी के दबाव में नहीं होंगे, वो किसी एस्टेब्लिशमेंट जर्नेली दबाव में नहीं होंगे, ज़ेर असर नहीं होंगे। और आपने के एक बात ये भी कही कि सुप्रीम कोर्ट में काज़ी के अलावा कोई गैरतमंद जज नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप में कोई गैरत नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात नहीं कर रहा। कौन गैरतमंद है, कौन नहीं गैरतमंद। लेकिन गैरतमंद आप इसीलिए नहीं हैं क्योंकि आपके नाना को जिसने कत्ल किया आप उनके पाँव पड़े हैं। आपकी अम्मा को जिसने कत्ल किया आप उनके पाँव पड़े हैं। आपके मामू को जिन्होंने कत्ल किया आप उनके पाँव पड़े हैं। आपके वालिद और आपकी आपकी वालिदा जब आप पैदा भी नहीं हुए, आपकी वालिदा के ऊपर जो डंडे बरसाए गए थे आप उनके सफ़ों में आज खड़े हैं। या आपकी वालिदा को या आपकी वालिद को जिन्होंने जेल भेजा था, आप उनके साथ खड़े हैं, तो गैरत फिर आप पहले सीखिए, बाद में दूसरों को बताएँ कि गैरत क्या चीज़ होती है।
رہی بات سپریم کورٹ کی تاریخ میں غیرت مند ججز کی، تو میں سپریم کورٹ نہیں، میں آپ کو ججز کی بات بتا رہا ہوں۔ جسٹس غلام صفدر کون تھے؟ جسٹس محمود کون تھے؟ جسٹس وقار سیٹھ کون تھے؟ جسٹس بھگوان داس کون تھے؟ جسٹس سجاد علی شاہ کون تھے؟ یہ چیزیں یا آپ نہ سکھائے کسی کو کہ کون غیرت مند ہے کون نہیں ہے۔ قاضی اس لیے غیرت مند ہے کیونکہ قاضی کو جو ہے آپ کو پریمیئر شپ چاہیے، قاضی کو نوکری چاہیے، قاضی غیرت مند ہو گیا۔ یا قاضی نے 2010 میں ایک ریفرنس تھا، 2070 میں آپ کے والد کا جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور اس کے بعد آپ جو 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 حالات ہے، آپ آ کے قاضی کو غیرت مند سمجھ۔ میں کہتا ہوں قاضی کی ایک دن کی جو زندگی، کیا قاضی کی پوری زندگی، بدترین زندگی اتنی نہیں ہوگی جتنی قاضی کی یہ 1 سالہ ٹینیور بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان رہی ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ آپ بند کر دیجیے گا۔ یہ مولویوں کی طرح آپ جو ہے آپ اپنا لیکچر بے شک دیا کرے، لیکن کسی کو یہ نہیں، کون غیرت مند ہے کون بغیرت ہے، اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس کا فیصلہ عوام کر سکتے ہیں، اور وہ بندہ اس کے ضمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تمہارا ضمیر جاگا نہیں، سویا ہوا ہے۔ اچھا، آئینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، پھر آئینی عدالت اور یار بھاڑ میں گئی آئینی عدالت، کس آئینی عدالت کی بات کریں؟ آپ صرف اور صرف مطلب ایک اور ایکسٹرا برڈن ڈال رہے قومی خزانے پہ، آپ ایک عمارت بنا رہے، آپ وہاں پہ تعیناتیاں کر رہے، آپ وہاں پہ اربوں کربوں لگا رہے، اور ٹوٹل آپ کے پاس کتنے کیسز آئی ہیں؟ 120۔ آپ کہہ رہے ہیں نا پینڈنسیز ریٹ، اور بھائی جان 120 ٹوٹل کیس پڑے ہیں، اس کے لیے آپ اتنے قومی خزانے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں صرف ایک شخص کو نوکری کے لیے، صرف اپنے آپ کو وزارت عظمت دلانے کے لیے، باقی آپ کا کوئی موٹیو نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں۔ اور میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اور مولانا صاحب ان تمام چیزوں میں نے اس پہ مولانا صاحب کی سیاست پہ کھل کے تنقید بھی کی ہے، اور کھل کے حمایت بھی کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا جو سٹانس ہے، اور جو پہلا مسودہ ان کا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور یہ ان کی جو پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی، ان تمام چیزوں کا صحرا صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے، کیونکہ اگر مولانا حکومت کے صف میں چلا جائے تو پھر ان کے پاس یہ جو نمبر گیم ہے یہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور مولانا ڈٹ کے کھڑے رہے۔ مولانا نے کہہ بھی دیا کہ ہم نہیں مانتے آپ کے مسودے کو، آپ اس پہ مشاورت کریں، اور روز جو گلی نمبر 7 ہے اسلام آباد کی، وہ روزانہ کے طور پہ کبھی پی ٹی آئی کے، کبھی اپوزیشن اتحاد کے لوگ باغ دوڑ میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے جو چہیتے ٹاؤٹس بیٹھے ہیں حکومت میں وہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی بلاول زرداری اور کبھی آصف زرداری اور کبھی شہباز شریف اور کبھی اسحاق ڈار اور پتہ نہیں کون کون پہنچ جاتے ہیں۔ تو مولانا کی سیاست کا جو اس وقت جو پاکستانی سیاست کا محور ہے، وہ صرف اور صرف مولانا کے گرد ہے، مولانا کا کریڈٹ بنتا ہے۔ اور اگر یہ اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی جو ترامیم کیے جا رہے ہیں، اور اس کا راستہ اگر کوئی روک رہا ہے اس وقت، تو وہ ہے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ آل دو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ حمایت میں نہیں ہے، لیکن جو مین چیز ہے جس کی اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیز جہاں سے فائنل ہونی ہے یا واپس ہونی ہے، وہ مولانا ہے۔ اور مولانا نے تحریک انصاف کو بھی جو ہے بڑے ماضی میں آل دو کہ ایک دوسرے کے خلاف بڑے غلیظ قسم کے کیمپین چلائے گئے، لیکن ابھی شکر ہے چلو دیر آئے درست آئے، ایک پولیٹیکل موٹیوز یا پولیٹیکل میچیورٹی کم از کم ان دو جماعتوں کی حد تک ایک دوسرے میں آ گئی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عمران خان سے 3 اکتوبر کو جب آخری ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد کوئی بندہ ان کی فیملی کا یا ان کی جو جو پولیٹیکل پارٹی کی قیادت یا ان کے وکلاء تھے، کوئی بندہ نہیں ملا تھا۔ اور پھر مولانا کی سفارش پہ کل عمران خان سے ملاقات کرائی گئی۔ عمران خان نے ایک مثبت پیغام بھیجا مولانا کے حوالے سے کہ مولانا صاحب اس وقت بڑے رائٹ سمت میں کھڑے ہیں، اور یہ اچھا فیصلہ ہے مولانا صاحب کا۔ اور خان صاحب نے یہ تک کہا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس پہ مزید بحث ہونی چاہیے، اور یہ بحث ہر کسی کا یہ مطالبہ ہے، یہ پاکستانی عوام کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ بھائی آپ بے شک بحث کریں، آپ لے آئے ترمیم جو بھی کرنا،
17वीं तरमीम पे आप पता नहीं कितने-कितने दिनों तक जो है वो आपने वो किया, बहस किया। तो फिर 26वीं तरमीम जो आईनी इस्लाहात के चक्कर में आप है, आईनी अदालतों के आप चक्कर में है, वहाँ पे आप बहस क्यों नहीं करते? वहाँ पे आपको क्या हो जाता है? तो ये सिर्फ आईनी पाकिस्तान, जिस बिलावल ने 26वें आईनी तरमीम के लिए भाग-दौड़ शुरू की, ये अपने नाना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बनाए गए आईन को रोंदने के मुतरादिफ है, उनके बराबर है। और मौलाना इस वक़्त उसी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के आईन को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं या पार्टी है, वो उसी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के आईन को बचाने के लिए खड़े हैं। अब सिमत में कौन खड़ा है, राइट, रॉन्ग, ये बात की बात है। कौन गैरतमंद, कौन बेगैरत, ये बिलावल साहब की तकरीर से बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली वाज़ेह हो गया। लेकिन एक चीज़ तय है, काज़ी साहब जा रहे हैं, काज़ी साहब जा रहे हैं और काज़ी साहब जा रहे हैं। वो न आएँगे, न कभी आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। काज़ी साहब, फैसल सिद्दीकी की बात है, आपको 26 अक्टूबर को ये जो लोग आज आपको नौकरी ऑफ़र कर रहे हैं, कोई बंदा आपको मुँह तक नहीं लगाएगा, कोई बंदा आपको कॉल तक नहीं करेगा। तो नाज़रीन, इंतज़ार करते हैं कि आईनी अदालतें बनती है या नहीं। रात के अंधेरों में पार्लियामेंट खोला जाता है और फिर वहाँ पे जो है काबीना इजलास कराए जाते हैं और वहाँ पे बड़े प्रेशर डाले जाते हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, ख़वातीन को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, धमकियाँ दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं। ऐसी क्या ख़सलत है इस तमाम चीज़ों में कि इतनी जल्दबाज़ी, इतनी फस्तायत का मुज़ाहरा किया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आईन पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मौलाना फज़ल रहमान साहब की जमात और महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर जो अपोज़िशन जमातें हैं, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, ये कामयाब होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के चहेते टाउटिज़म जमहूरियत बच्चे जमहूरिया के अलंबरदार काज़ी शहबाज बिलावल इसमें कामयाब होते हैं। ये सवाल आपसे ही रहता है और हमें वक़्त से भी ये सवाल है और इंतज़ार करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।